वो किस तरह फोन करेगी बाप को, जामा को, भाई को? क्या इतना जुल्म है? उतना जुल्म था उस पर, उतना जुल्म था उस पर। सारा दिल भी शांति हो जाएगी। असल भी दुख है जनाब जी के, ऐसा कैसा वो मरना तो है मगर ये दिखाना चाहिए। जम्मू के सिद्रा में 6 लोगों के मुबाइना कत्ल के पीछे किसका हाथ है? आखिर जिला डोडा के मरमत में इनमें से 4 लाशों को सुबुर्ते खाक करने से किसने और क्यों रोका? आखिर इस मामले में जिला तरक्याती कौंसिल मरमत का नाम क्यों सामने आ रहा है? तमाम सवालात के जवाबात जनाब टाइम्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप मामले को वाज़ा तौर पर समझ पाएं। नाजरीन, जम्मू के सिद्रा में 6 लोगों की पुरस्रार मौत की खबरें चंद रोज कबल सुर्खियों में आई, जिसने सबको दंग कर दिया। जिसके बाद एक और शर्मनाक और हैरान कुन तनाजा इस वक्त खड़ा हुआ जब इन 6 में से 4 लाशों को इनके आबाई गांव में आखिरी रसूमात और तदफीन के लिए ले जाया गया। आपको बताते चलें कि इन लाशों में से 5 का ताल्लुक जिला डोडा के मरमत इलाके से है। रही बात कि ये खुदकुशी या सोची समझी साजिश, बदकिस्मती से इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। ताहम मामले की तहकीकात जारी है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होने वाली तस्वीर और वीडियो से अंदाजा होता है कि इन सब को मुबाइना तौर पर कत्ल किया गया है। ताहम इसका आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। नाजरीन, 2 खानदानों के दरमियान जमीन का तनाजा उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जब मुतौफी के रिश्तेदारों ने एक दूसरे खानदान पर नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू के सिद्रा में मुबाइना कत्ल में दूसरी पार्टी के लोग मुलव्वस है। इनमें से कुछ ने डीडीसी मरमत का नाम लेते हुए कहा कि वो भी इस जुर्म में मुलव्वस है। वहीं दूसरे फरीक ने अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात को सिरे से नकारते हुए कहा कि तनाजा सिर्फ उस जमीन का है जो उन्होंने उससे खरीदी थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुआहदे का हलफनामा दिखाते हुए कुछ दस्तावेज भी पेश किए और कहा कि उन्होंने ये जमीन 35 लाख रुपए में उससे खरीदी थी। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि मुतौफी के खानदान के अफराद ने इनके ऊपर कई बार हमला किया और एक बार एक खातून पर केमिकल भी फेंका गया। वहीं दूसरी जानिब लवाहकीन का दावा है कि दूसरे फरीक ने इन्हें कोई दस्तावेज या सबूत नहीं दिखाया। जरीफा बेगम नामी खातून, जिसकी मां, बहन, भाई और बेटे का सिद्रा में मुबाइना तौर पर कत्ल कर दिया गया है, का दावा है कि लाशों को सुबुर्ते खाक करते वक्त मुखालिफ फरीक ने इनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की। मुकामी लोगों के मुताबिक जरीफा बेगम के बेटे को भद्रवा के इलाके भाला में इसके आबाई गाँव ले जाकर सुबुर्ते खाक कर दिया गया। इस सिलसिले में जनाब टाइम्स ने डीडीसी मरमत मुश्ताक अहमद से भी फोन पर बात की, जिन्होंने अपने खिलाफ इल्जामात की तरदीद की और कहा कि उन्होंने शुरू से ही जमीन के सौदे में मुदाखलत नहीं की है। अब हम मजीद इस पे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो डीडीसी मरमत है मुश्ताक साहब, उनके ऊपर भी कुछ इल्जामात लगे थे। अब हम बात करते हैं। जी मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं नईमुल हक वानी अर्ज कर रहा हूँ, मंगोता मरमत से हूँ, मीडिया से। वालेकुम सलाम। नईम साहब, आप ठीक है? सर ठीक है आप? बस शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आप और ठीक ठाक? दुआ मोहतरम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चलोता एरिया में जहाँ पे वो डिस्प्यूट हुआ था, अमवात जहाँ 5 हुई थी। मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ कुछ जमीन का डिस्प्यूट भी हुआ है। तो जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट आई सोर्सेज के मुताबिक कि जमीन जो है, आपका नाम क्या? इकबाल साहब हैं और जावेद इकबाल साहब और बस हम ही ये 2 भाइयों ने यहाँ जमीन आपस में खरीदी है। शायद आपके भाई भी हैं ये। तो देखो मेरी बात सुनो। एक उसमें मेरा भाई है तो एक मेरे वो पुफी का लड़के, जो मेरी पुफी है उसका घर वाला है ना, उसकी जो मेरी वो पुफेर बहन है उसका घर वाला है। चलिए ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जमीन का जहाँ तक डिस्प्यूट है, इनसे तो मेरी बात हो चुकी है। इनका ये कहना है कि इन्होंने 35 लाख में 2019 में गालिबन ये जमीन खरीदी है इनसे, और मैंने डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए, अभी मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्स भी, उस पर बराबर लिखा हुआ है। लेकिन एक बात सामने आ रही है, जब परसों यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, हमारे सहाफी यहाँ पहुंचे थे कुछ लोग आकर, तो उस वक्त कुछ लोगों ने आपके ऊपर इल्जामात लगाए थे। वो किस हद तक सही है कि ये जो कत्ल हुआ है, फिलहाल इसको हम कत्ल कहें या सुसाइड कहें, ये पुलिस का मामला है। पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, क्या करती है,
इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्या इस कत्ल में आप किस हद तक मुलविस हैं, या ये जो जमीन का डिस्प्यूट है किस हद तक सही है? देखो जी, ना मुझे जमीन के मसले में, देखो अगर मेरे भाई ने जमीन ली है तो देखो अब भाई का मसला है जमीन लेने का, उसके कागज है क्या है, वो अपने कागज डॉक्यूमेंट खुद पेश करेगा। और जो दूसरे लड़के हैं, एक उसमें भाई है मेरा, वो खुद कहेंगे कि हमने क्या किया। देखो ये है कि एक चिकड़ उछालने वाली एक बात कि अब डीडीसी, वहाँ डीडीसी को कोई प्रॉब्लम, और मैं सही आपको कहता हूँ अल्लाह की कसम करके, मुझे हेल्थी प्रॉब्लम, इतनी हार्ट में प्रॉब्लम थी, मैं उस दिन भी चेक करने मैंने जाना था मरम्मत में, मगर उस दिन मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं उसलिए नहीं जा पाया। उस दिन भी चंडीगढ़ मैंने जाना था चेक कराने के लिए, बीच में छुट्टियां आ गई। ठीक। तो अब ये आपको खुद ही, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये दावे से कहता हूँ कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे कि जम्मू से लेके मरम्मत तक की, मरम्मत किसके डिस्प्यूट है। मैं तो इस डिस्प्यूट में पढ़ता नहीं हूँ, और जो भी मसला मैंने सुनने में आया आज तक ना मैं उसको सकीना को जानता हूँ, वो 20-25 साल पहले की बात है। यहाँ से गई, मैं तब छोटा था, मैं मुझे कोई पता नहीं, मैं अल्लाह की कसम करके बोलता हूँ कि मुझे वो जानते भी नहीं। सिर्फ एक लड़की को, वो एक बार इधर मरम्मत में आई और एक बार उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे कहा कि नहीं जी वो कहीं जगह ली है, ये वो, तो ये मेरी माँ और बाप ने जगह बेची तो मैंने वो जगह वापस लेनी। मैंने उसको शार्ट में कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप अपने माँ बाप से बात करो, तो वो उनको पैसे दे दें या जो मर्जी करें, तो वो आपको जगह दे दें, अब मेरे पास थोड़ी आपकी जगह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक और मामला यहाँ सामने अभी आया, इनसे हमें जब बात की तो उनसे मालूम पड़ा कि आपके ही घर की लेडी हैं, आपकी भाभी हैं, और उनके ऊपर भी एक बार कोई शौकत नाम का आदमी है जिन्होंने इनको, शायद अभी इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो सुनने में आता कि आंसू गैस टाइप कुछ इनकी आंखों में उन लोगों ने डाला है, ये किस हद तक की बात है? वो मैंने भी सुनी, इनने मुझे वो बोला था कि ऐसे ऐसे केमिकल हमारी आंखों में डाला। मैंने कहा यार ये गांव का मसला खराब होता है। मैंने उस वक्त भी इनको फोन करके, मैं हमेशा इनको बोलता हूँ यार माहौल मत ये नहीं करना, आप अगर लड़ाई झगड़े करोगे या कोई छोटी सी बात आपके, तो उसमें नाम ये हमेशा अपोजिशन वाले, मेरा नाम उसमें आ गया था, मुझे डीडीसी ये जी डीडीसी वो, मैं हमेशा अपने फूक फूक के चलता हूँ, मैं कभी इन मसलों में नहीं पड़ता हूँ। अल्लाह की कसम करके मैं कहता हूँ, मेरे पे ये भाई नाराज हो जाता है, नहीं जी आप कहीं भी हमारी ये कहीं वो, हमें क्या फायदा आपको। मैं कहता हूँ यार मैं कभी इनका साथ भी नहीं देता, अगर जहाँ ये गलत हो तो फिर तो मैं इन मसलों में पड़ता ही नहीं हूँ टोटली। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई किसने, अगर उसने आंखों में उसको दवाई, इनके पास अगर कोई प्रूफ है तो ये वो भी पेश करें। और इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पुलिस से और जम्मू कश्मीर पुलिस से, और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो सिट बनी है, इसमें मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसमें देखो कि उसके किस किस के केस लगे थे उसमें। देखो मैं नहीं कहता हूँ किसने क्या किया, मगर इन्वेस्टिगेशन क्लियर होनी चाहिए इसमें। यहाँ कोई एक बंदे ने यहाँ जमीन नहीं ली है, कम से कम 10 बंदों ने इधर जमीन ली है। मोहतरम, आप मुझे ये बताइए, जब मेरी बात एक रह गई कि कत्ल केस का जहाँ तक ताल्लुक है, या सुसाइड हम इसको कहें या कत्ल कहें, ये बात की बात है, लेकिन कहा जाता है कि मुश्ताक साहब या उनकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, किस हद तक सही है? नहीं, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, अगर इन्वॉल्व कोई भी हो सकता है, मेरा भाई हो, कोई और कोई हो, तो मैं कहता हूँ उसको सजा लगनी चाहिए। या उसमें और कोई हो, मैं तो कहता हूँ इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पुलिस बड़ी सख्त होती है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन पहुंचेगी लास्ट तक कि किसका कहाँ क्या डिस्प्यूट है। देखो जगह लेने से नहीं कि अब वो करेंगे कि जिदबाजी करेंगे जी अब जिनने जगह ली। और मैक्सिमम मैं आपको एक बात कहता हूँ कि वो जो बंदे थे जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने लास्ट तक उनको कहा था कि भाई ये हमने आपको जमीन दी है, और उनने उसने वो बैनामा भी करके दिया, और वो कह रही कि जो भाई हमारी कमी पेशी कहीं रह गई होगी वो भी हम आपकी पूरी करेंगे। वो तो इनके साथ थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अगर लड़ाई है तो लड़ाई उनकी लड़की की और उसके वो भाई की, और उनके वो जो कहीं वो गुलाम हुसैन के बहन के लड़के, उनकी लड़ाई है उनके साथ। ये तो उनके साथ है कि भाई हम आपको जो पैसे लिए हैं, उनने हालांकि उधर आके डोडा में आके 2019 में वो दिया, बैनामा करके दिया, सारा कुछ करके दिया हुआ। मोहतरम आप बताइए, एसएसपी डोडा, डीसी डोडा या एलजी मनोज सिन्हा से आपकी क्या मांग रहेगी इस विषय पे? मेरी ये मांग है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दोषी पाना चाहिए। देखो मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ उसको फंसाओ, जो भी इसमें गलत निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इस सिलसिले में द जनाब टाइम्स के खास नुमाइंदे नईमुल हक वानी ने मुकामी लोगों से भी बातचीत की। उनका क्या कहना था ये जानने के लिए देखिए मरमत से हमारे खास नुमाइंदे नईमुल हक वानी की ये खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम, आदाब नाजरीन, मैं हूँ मरमत से नईमुल हक वानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जनाब टाइम्स। नाजरीन, कुछ दिन पहले बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, हम टीवी चैनल्स की बात करें, हर जगह पे
एक बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला। सबसे पहले उन परिवार के साथ दुख का इजहार हम करते हैं, उनमें उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं, क्योंकि तहसील मरमत के इस वक्त हम बिहोता में मौजूद हैं और कुछ दिन कबल जम्मू के सिदरा में एक ऐसा वाक़ा सामने आता है जिसको बताते हुए भी दिल दहला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सिदरा इलाके की, जहाँ पर एक ख़ानदान के गालिबन 5 अफराद जिनकी मौत वाक़ा हुई। वो कैसे हुई उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें हम फ़िलहाल कुछ नहीं बताएंगे। वो कत्ल है या सुसाइड है वो पुलिस ही इस मसले का हल निकाल सकती है। तो बहरहाल आपने देखा होगा कि हमारे एक सहाफ़ी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी बहुत सारी यहाँ पे लोगों से बातें की। तो जब वो मौत वाक़ा हुई तो उनको अपने आबाई वतन में ही दफनाने के लिए जम्मू से लाया गया। तो जब यहाँ पे दफनाने को लाया गया, कुछ एक ज़मीन का डिस्प्यूट सामने आया। एक लेडी हैं, ये विजुअल्स में आप देख लीजिए, एक लेडी हैं जो कि खुद कब्र खोदने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये जो वो जगह है जहाँ पर इन लोगों को दफन किया गया है, ये वही जगह है। अब वो लेडी क्यों वहाँ पे आई, क्या वजूहात हैं? जब बात सुनने में ये आई कि ये ज़मीन उस लेडी की है जिनकी मौत वाक़ा हुई, और वो जो लड़की है वो उस मरहुमा की बेटी है। उनका ये कहना है कि ज़मीन हमारी है। लेकिन बीच में एक और बात सामने आ जाती है। मेरे पीछे आप ये लोग देख रहे हैं, बिहोता में मौजूद हूँ मैं, मेरे पीछे ये लोग हैं। इनका ये कहना है कि ये ज़मीन उस लड़की के वालिद से इन्होंने ख़रीदी है 35 लाख रुपया देकर, इनके कहने के मुताबिक, जो अभी तक इनसे हमने बात की। अब हकीकत क्या है, मेरे पास ये दस्तावेज़ पड़े हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट के हैं, मैं देख रहा हूँ इसको। इसमें भी वाक़तन ये चीज़ लिखी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रा थोड़ा सा आप सामने लाएँ, जूम करें कि इन्होंने वाक़तन ये ज़मीन ख़रीदी है या नहीं। इस विषय पे अब हम मज़ीद तहकीकात करते हैं कि किस हद तक ये बात सही है। सर, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जावेद इकबाल हूँ, मैं चलोद का रहने वाला हूँ। चलोद बिहोता से रहते हैं। ये जो जगह है ये बिहोता है या चलोद है? चलोद है। माफ़ी चाहूँगा, चलोद बिहोता एक ही है, शायद बताने में गलती हुई हो, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। सर, आप मुझे बताइए ये ज़मीन का क्या डिस्प्यूट है? जब यहाँ पे दफन हुआ हमने भी देखा एक लेडी जो है वो सामने खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि ये ज़मीन हमारी है, और आप कहते हो कि ज़मीन आपकी है। ये क्या मसला है? हमने ये खरीदी थी 2019 में। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत दफन करो, हम ये मानते हैं कि दफन करो। पीछे कब्रिस्तान है 100 फुट के नज़दीक में, हम बोल रहे हैं कि उसमें कब्रिस्तान में दफन करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो उनने ज़बरदस्ती मेरा रास्ता बंद कर दिया। उसके कहने के मुताबिक हम बोल रहे थे कि इसमें दफन नहीं होना चाहिए, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा कोई भी नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि दफन नहीं होना चाहिए। देखिए, कब्र का जहाँ तक मैं आपको बात करूँ कि कोई भी इंसान, हाँ ज़मीन अगर आपकी है आप रोक सकते हैं, लेकिन अखलाकी एतबार से आप रोक नहीं सकते हैं। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मत करो दफन, हम बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान के साथ में दफन करो, आगे पीछे करो। वो मेरे रास्ते में रास्ता जो है रास्ता ही बंद कर दिए हैं। आपका ये कहना कि आपने उनको नहीं रोका है कि इस जगह पे उनको दफन न किया जाए? नहीं, मैंने नहीं रोका है। अच्छा, ज़मीन आपने कब खरीदी थी ये? 2019 में। 2019 में किससे खरीदी है ये गुलाम हुसैन बेग से। हाँ, यहाँ पे गुलाम हुसैन सन्नाफ अहमदू बेग आरो बिहोता तहसील मरमत, ठीक है, इनसे खरीदी। कितने में खरीदी थी आपने ये? 35 लाख। उस वक्त का कोई शाहिद, कोई गवाह आपके पास, और इनके अलावा डॉक्यूमेंट्स के अलावा? इस पर साइन है ना, बिशर जलाल है, खतीब होगा। बिल्कुल। तो फिर ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा? वो क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है? उनके साथ कुछ इनको आपस में, बेटी को इनको आपस में कुछ झगड़ा था। बेटी कौन? जो अभी आई, ज़रीफ़ा बेगम। हाँ, ज़रीफ़ा बेगम और उसका पति, उनको आपस में झगड़ा था। अब्दुर्रहमान, उनको आपस में झगड़ा किसके साथ था? ससुर के साथ। अच्छा, ससुर जी। अच्छा, जी, अच्छा, ठीक। हाँ, जम्मू में भी पता कीजिए कितने पर्चे लगे हैं उसके खिलाफ। तो बस उसी के कहने से वो उससे बाहर थी। ये जो पर्चे हैं ज़रीफ़ा बेगम के खिलाफ लगे हैं? नहीं, ज़रीफ़ा ने उनके खिलाफ। अच्छा, उनके खिलाफ, ये अपने ससुर के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल। माँ बाप के खिलाफ दिए हैं? हाँ, माँ बाप के खिलाफ दिए हैं। ये जम्मू सिदरा में रहते थे और
जम्मू सिद्रा में ही फिर पर्चे लगे होंगे। हाँ हाँ, उधर जाहिर सी बात है। जाहिर किया। अच्छा, जमीन आपने ली है और किसने ली है? आप दोनों ली। आप आगे आए जरा, अपना नाम बताएं अपना। आप मुझे। मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा घर इधर आगे है ना। हाँ, ये कौन लगते हैं आप? मुझे मासी का लड़का है। मासी। आप दोनों ने खरीदी है? जी। कितने में जमीन खरीदी है? 35 लाख में। 35 लाख में। तो फिर डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? क्यों वो बार बार ये बात कर रहे हैं? इनका तो ये कहना है कि ये पुलिस केस है वगैरह वगैरह की बातें हैं। सर, बात ऐसे है कि जब हमने ज़मीन ली है उसी दौरान से हमारे पीछा कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपने ये ज़मीन ली है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक। एक आ गया कौन, यूनुस है, उसका भाई यासीन अहमद है, उसका भाई तीसरा आ गया वो क्या नाम है उसका, मोहम्मद इसाक है। साथ उनका दे रहा है शौकत अहमद भी, ये ऊपर से शौकत भी। ठीक। तो फरीद भी उनका साथ दे रहा है। फरीद जो ये आगे उनका चिमचा जो है फरीदी है। ठीक। तो बहुत मिसाल उन्होंने तंग किया। फिर वो आगे भी यहाँ उनने बहुत हमारे साथ ज़बरदस्ती की कि यहीं दफन करना है, रास्ते पर ही। तो ये बात है सर। तो ये मनुष्य यहाँ भी केस है। कहाँ? केस, किसका केस है? किसका? उनका भी केस उनके ऊपर है, यासीन का, यूनुस का, हाँ। वो मोहम्मद इसाक का। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी सुना एलिगेशन, ये जो मुश्ताक साहब डीडीसी हैं हमारे मरमत के हैं, कि जी वो भी इसमें मुलविस हैं। अब उनसे तो मेरी बात हो नहीं रही थी। उनका बिल्कुल कोई इसमें नहीं है। ज़मीन हमने खरीदी, उनकी कोई बात ही नहीं है इसमें। उसका वो इशू बनाते हैं, मुश्ताक का वो इशू बनाते हैं कि उसको फंसना चाहिए। उसका भाई है, उसके कहने। मुश्ताक साहब के आप भाई हैं? जी जी भाई। तो किस हद तक ये बात सही है? उनका तो कहना है कि वो मिले हुए हैं, वो इसमें ज़मीन का जो डिस्प्यूट है उसमें मिले हुए हैं। वो जो कत्ल है या सुसाइड है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें भी वो मिले हुए हैं। सर, वो कैसे मिले? हम यहाँ रहते हैं, मुश्ताक भाई जो वो वहाँ नरसों में रहते हैं, हम कैसे मिले हुए? ये तो मिसाल हम क्लियर बोल रहे हैं कि मिले हुए ये लोग हैं जिनका मिसाल जो पर्चे जो हैं ये ठोक रहे थे उनके ऊपर, ये खिलाफ ये थे उनके ऊपर। उसके बाद ये है बात, ये क्लियर उन्होंने ये बात भी बोली कि अभी तक ये मिसाल आपके साथ थे, अब ये हमने दुख भी आपके लिए बनाना है। यहाँ बीच रास्ते में इनको दफन करना है, दुख आपके लिए, पूरी उम्र के लिए दुख आपके लिए बनाना है। चलिए ठीक है, इस बात को हम समझ गए। अगर ये जो यहाँ पे इस वक्त मदफून है, अल्लाह इनको इनकी मगफिरत करे, तो आप मुझे ये बताइए, ये ज़मीन फ़िलहाल जो 4 कब्रें जो हमें दिख रही हैं यहाँ पे, ये ज़मीन अब आपने छोड़ ही दी? ये पार्ट छोड़ दिया या पूरी ज़मीन छोड़ दी? ना, हम ज़मीन कैसे छोड़ेंगे सर? हमने तो पैसा दिया है, हम ज़मीन कैसे छोड़ सकते हैं? हम ज़मीन तो हम छोड़ नहीं सकते। क्या हाल है? कब्रें तो यहाँ बन चुकी हैं, जो हम देख रहे हैं, तरपाल पड़ा है। कब्रें जो जहाँ जिसमें बनी है उतनी सी जगह हम छोड़ सकते हैं। जब अब हम पूरे खेत हम तो नहीं छोड़ सकते। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो 5 कब्रों के लिए यहाँ पे जगह बन चुकी है, ये तो हमने छोड़ दी। जब कब्रें बन गई तो ये हमने छोड़ दी। 4 ही। जब ये सानहा दरपेश आया, लाशें यहाँ पहुँची, बहरहाल मातम का मुकाम था, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो हर शख्स के घर में अल्लाह रहम करे खुशी गमी होती है। उस वक्त जब ये कब्र की बात चली तो क्या आप सेटिस्फाइड थे कि कब्रें बने यहाँ पर, या क्या था? नहीं, हम उनको ये बोल रहे थे कब्रें आप बनाओ, लेकिन रास्ता छोड़ के बनाओ, रास्ते पर ना बनाओ। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ हमें कब्रिस्तान जिस वक्त भी बनता है तो उसके ऊपर कोई क्रॉस हो जाएगा तो ठीक लगता है वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे सर, कहने का मतलब ये आप मुझे बताइए, उस वक्त मौके पर यहाँ कौन कौन लोग थे? एडमिनिस्ट्रेशन का कोई थे? पुलिस वगैरह मौके पर थे कोई यहाँ पे? थोड़ा लेट पहुँचे थे। दफन हो चुका था? सिर्फ कब्रिस्तान बना ली थी, दफन अभी नहीं हुआ। अच्छा, दफन अभी नहीं हुआ था। हमारी अपील सर यही है कि अगर हमारी इंसाफ जो हमारा इंसाफ मिलना चाहिए कि अगर हमने ज़मीन खरीदी है हमें इंसाफ ये मिलना चाहिए। हमें अगर ज़रूरत नहीं है ज़मीन की, हमारा पैसा वो दे दें, हम इस पर भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें लेकिन एक और बात मैं आपको अब कहना चाहूँगा, एक क्रॉस क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि ठीक है, वो आपको पैसे भी वापस करते हैं 2 मिनट के लिए, मेरी तो उनसे कोई बात नहीं, हम उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं जो मेरे हाथ में हैं, आप देख सकते हैं नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं। तो फिर वो आपको पेमेंट वापस करेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स उनको वापस जाएंगे, क्या आप इस बात के लिए विलिंग है क्या? हाँ, 2019 में जो हमने पैसा दिया है, जो इसका कमीशन बनेगा मिसाल का, वो हम लेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं वो पैसा अपना। क्या कमीशन या आज का रेट आप क्या चाहते हैं? ना वही आज के रेट में कमीशन होगा या रेट होगा, जो भी होगा। मिसाल 2019 की बात अलग है, 2022 की बात अलग है। अच्छा, समझ गया मैं आपकी बात को। जी बोलिए। शौकत का मसला बताया कि जो और पिछले साल जो 2021 में मेरी घरवाली यहाँ आई थी तो उसने वो कोई पिस्टल जैसा है, किसके पास? शौकत के पास। वो वीडियो शौकत कौन है? ये कहाँ रहता है? वो उस लड़की का मामा है। तो उसने मेरी जरीफा बेगम का मामा। तो उसने मेरी घरवाली को वो दवाई डाली थी आंखों में, अभी उसको आंखों में क्यों दवाई क्यों डाली थी? इसी जमीन के दवाई डाली थी? शाहिदा बेगम क्या गया तो इसे क्या मसलन ची इमचे वर्णन करते हैं क्या बेटा आगे जाओ।
तो तम कोर्स पिस्टल तम अचन दवा मे लोग पता ही अचन आई गोड़ बेस पत्थर वसित मे 5 घंटे तारिश का अच्छा क्या मसला क्या गोमुत मसलो कहीं अथी जमीन पता तम वन यह जमीन त्रयन तुम तो अत मज मा यू तुम तो यह तवजो हसम जमीन तो गोड़ खबर कार अद बस तमो त्रो अचन दवा मे लोग क्या पता ही बेस मे गो अचन आई गोड़ वात मे तुल तुम चटनो पर्चे वर्चे के अस क्या चढ़नो अस गई गुहे चाहे कि एप्लीकेशन सुई कहता है पुलिस कार्रवाई तो की होगी ना तो तम आई यो तमो कोर अस करो तती फैसला मशकूर जी कहाँ के रहने शरीफा यहाँ पेंच हैं आप जी चलिए ठीक है आप बताइए पेंच साहब की ये क्या बात है मशकूर जी ये डिस्प्यूट हुआ आपकी पंचायत की मैं बात करूंगा इसी पंचायत के हैं हाँ पंचायत इसी वार्ड का इसी वार्ड के हैं तो ठीक है इधर एक डिस्प्यूट हुआ और ये डिस्प्यूट भी आपसे रिजॉल्व नहीं हुआ क्या वजह है इसकी और हकीकत क्या है इसमें आप क्लियर बताइए एक्चुअली सुनो हमने इनको पहले भी बताया था कि आप रिकॉर्ड शो करो इन्होंने थोड़ी सी ये गलती की रिकॉर्ड शो नहीं किया ये तो हमें भी पता है कि इन्होंने पैसे दिए थे मगर रिकॉर्ड ये पेश नहीं करते थे आप मौजूद थे क्या मतलब नहीं खरीदी वो हमें पता नहीं मतलब ऐसे सुनने में हमारे आया कि इन्होंने जमीन खरीदी हाँ पैसे दिए हैं तो बहुत सारे झगड़े रहे 19 में 21 में 20 में आज 22 है इसमें भी लास्ट पे बात यहाँ पहुंची कि मतलब जब डेड बॉडियाँ आई तो उस वक्त भी झगड़ा रहा मसला ये है कि जो वो गुलाम सैन है उसकी बहन का नाम है क्या नाम है हफीजा उसके लड़के हैं 3 एक का नाम है मोहम्मद यासीन एक है मोहम्मद यूनुस एक का है मोहम्मद इसाक वो भी इस जमीन पे स्टे करते थे इनके खरीदने के बाद भी हाँ इनके खरीदने के बाद उन्होंने स्टे किया कि हमारा हिस्सा यहाँ बनता है एक मिनट मुझे बात करने दो तब तक कुछ उन्होंने स्टे किया तब तक कोई ना हमने सुना ना इनको पता कि इन्होंने क्या किया उसके बाद उन्होंने जब स्टे किया तो उसके बाद जो क्या नाम है लड़की है ज़रीफा बेगम उसने भी स्टे किया क्योंकि हम यहाँ के बात को एक मिनट जो ये ज़रीफा बेगम है हाँ। सुनने में आया कि इनका फर्जंद भी इस वाक़े का शिकार हो चुका बिल्कुल हुआ सही बात है बिल्कुल वो कहाँ पे है वो उन्होंने वो भदरवा का था वो ज़रीफा बेगम दी थी भदरवा भाला में ठीक पहले तो वहाँ से उसकी तलाक हो गई थी ठीक वो लड़का जो बच्चा था उस टाइम 6 महीने का था वो हमारी चाची नहीं पाली मुझे वो चाची भी लगती है जो वफात हाँ वो चाची भी लगती है उन्होंने ही पाला वो उनके पास ही था तो जिस दिन जाहिर सी बात है मौत एक ही दिन हुई है या 2 दिनों में हुई है मगर लाशें इकट्ठी अपने अपने घरों को पहुंची हैं वो लड़के की मैयत कहाँ के लिए गई यहाँ के लिए आई है या वो उधर के लिए गई मैं भी उधर ही था उधर के लिए गई मैयत वहाँ के लिए गई है और उस बच्चे की माँ यहाँ पे है माँ नहीं उसकी हाँ माँ ही है ज़रीफा कौन लगती है माँ है ऐसे बीच माँ लगती है उनका औलाद वहाँ दफन हो रहा है या हो चुका है लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद है जी ये कन्फ्यूजन आगे बोलिए उसके बाद ये हुआ कि उसने भी स्टे किया हम यहाँ बैठे पंचायत का फैसला हुआ तो उन्होंने फिर पहले फैसला माना यासीन वगैरह जो पार्टी है और दूसरी वो आमना पार्टी है उस वक्त फैसला हुआ इन्होंने भी माना कि हम इनके साथ बहमी फैसला करेंगे हमने फैसला भी किया सब कुछ फिर उन्होंने वो फैसला ठुकरा के फिर वो क्या बोलते हैं दोबारा स्टे करने के लिए गए उन्होंने फिर दोबारा स्टे किया तो उसके बाद फिर इनको नहीं बोने देते हैं वो आ जाते हैं लड़ाई झगड़ा एक बार यहाँ बड़ा जबरदस्त फसाद उस दिन भी क्या बोलते हैं कि कम से कम 4-5 कत्ल होने में मतलब आ गए थे बात है ये है मेरे ख्याल 19 में ही 19 में 21 में हाँ 20 में तो उन्होंने सीरियल लगाया बोलिए आप तो उस दिन भी हम ही यहाँ होते हैं तो हम थोड़ा सा ये मतलब जैसे कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर ये मसला हल करते हैं परसों अब जो ये वाक़यात हुआ तो आपने सुना ये मैंने बताया आपको जो असली है कि उसने भी स्टे किया उसने भी इन्होंने ये खरीद ये इतनी सी गलती ये बरादरी में मतलब पंचायत में ये पेश नहीं करते थे क्या है क्या नहीं रिकॉर्ड इन्होंने बैनामा किया है इन्होंने पूरा इंतकाल चाहा है नहीं चाहा वो इनकी गलती है जिसमें ज़्यादा ये आग रही हमने इनको परसों भी बोला कि आप रिकॉर्ड पेश करो यहाँ जो ये अब मसला हुआ ये इनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई इनके साथ क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान था इनको देखनी थी कि उस वक्त हमने इनको बोला भी कि वहाँ कब्रिस्तान में जगह अगर है तो वहाँ पे दफन हो अगर एक कब्र की जगह है वहाँ पहले उसमें क्योंकि उनके ही वहाँ जो सास ससुर थी सकीना बेगम की वो वहाँ पे मदफून है और भाई भी और कुछ और भी है
बच्चे भी हैं। वहाँ पे कब्रिस्तान था। हमने इनको बोला कि वहाँ पे क्या नाम है, अगर एक कब्र भी बनती है पहले कब्रिस्तान में, उसके बाद बड़ा खेत है, आप देख सकते हैं, आप वीडियो वहाँ बनाएं, वहाँ बड़ा खेत है। हमने बोला था कि कब्रिस्तान के साथ में शुरू करो, चाहे बीच से शुरू करो या साइड से, मतलब कब्रिस्तान से शुरू होगा तो एक खेत से साइड के लिए चलेगा। ये जो यहाँ हुआ ये थोड़ा इनके साथ जाती है, क्योंकि रास्ता था तो नीचे घर हैं बहुत सारे, एक सामने दिखता है, इसके नीचे बड़े घर हैं, तो रास्ता थोड़ा सा बंद हुआ। बाकी समझ गए हम नाज़रीन। अभी तक इन सब की बातें आपने सुनी। ये ज़मीन के वारिस हैं, 2 शख्स हैं सामने हैं, और ये यहाँ के पंच हैं, इनसे भी हमने बात की। और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आप साफ देख रहे हैं, मैं इनके हवाले किए जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स फोटो में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले हैं। तो इस विषय पे जब भी हमने जो भी बात की है, सारी बातें सामने आती हैं कि उन्होंने ज़मीन वाक़तन खरीदी है। अब बीच में जो डिस्प्यूट सामने आ रहा है, क्या वजूहात हैं क्या नहीं, इस विषय पे हम उनसे बात करेंगे जिनके उन्होंने अभी तक नाम लिए, फरीद जी वगैरह हैं कोई, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, ये डिस्प्यूट क्यों सामने आया। आप बने रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। तक आपने देखा कि एक सानहा पेश आया था जम्मू सिदरा में। उस विषय पे जब हमने इसको खंगालने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है, एक डिस्प्यूट आपने देखा, 2-3 दिन से आप देख रहे थे कि जब वर्षा उन बॉडीज को दफना रहे थे और एक डिस्प्यूट सामने आ जाता है, वहां पे दफनाने नहीं दिया जाता। अभी तक आप देख रहे थे कि हमने बात की, वहां पे क्या सामने आया। अब ये वो औरत हैं जिनका लख्ते जिगर जा चुका है उस हादसे में, और माँ इनकी वो भी जा चुकी हैं। ये 2 बहनें हैं। ये बड़े दुख की बात है, और एक भाई है। ये बड़े ही दुख की बात है कि इस वक्त हमें इनके पास यहाँ आना पड़ा, इस कंडीशन में इनसे बात करना पड़ा। मैं इनसे माफी चाहूंगा क्योंकि इस वक्त के जो हालात है वो इनसे बात करने के नहीं है, लेकिन ये खंगालने के लिए, बातें सामने लाने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं, और हमारी हतलविसा कोशिश ये रहती है कि सच्चाई को सामने लाया जाए। ये वही बदनसीब माँ है, क्योंकि एक तरफ एक ही दिन में कहूँ मैं, या 2 दिन में कहूँ या 3 दिन में, लेकिन जनाजे के एतबार से मैं एक ही दिन में कहूँगा कि इनका पूरा खानदान ही खत्म हो गया, जो मैं कहूँ आपसे। क्योंकि एक तरफ से बेटे का जनाजा भद्रवा में हो रहा है, दूसरी तरफ से इनकी माँ, भाई और बहनों का जनाजा मरमत के चलोत गांव में हो रहा है। मैं इनसे चंद बातें करना चाहूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं चनाब टाइम्स में, और साथ ही साथ आपकी इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है कि जब वो बॉडीज को यहाँ पर लाया गया, हमने देखा कि वहाँ पे एक लड़ाई का माहौल बन गया, वहाँ पे दफनाने नहीं दिया जा रहा था। हमने ये भी सुना, सोर्सेज से भी सुना और देखा भी हमने कि आपके ऊपर कुछ लोगों ने हाथापाई भी आपके साथ की। ये थोड़ी सी आप ब्रीफ करें मुझे चंद मिनटों में। हाँ जी, ये हम उधर से डेड बॉडी लाए थे दफनाने के लिए, तो यहाँ पर चंद लोग आए, मेरे को गले से पकड़ा और धक्के मुक्की हुई। तो मोहम्मद इकबाल भाट और जावेद इकबाल बेग, इन्होंने मेरे साथ बड़ा धक्का मुक्का की, और उनकी बीवी भी थी और उनकी माँ भी थी, जावेद इकबाल की भी। उसने मेरे को गले से पकड़ा और मेरे को उधर से यहाँ से भी पकड़ा, बाल भी खींच दिए, और मुझे इनसे खतरा है। ये नहीं मेरे को, मेरे माँ वगैरह को भी, शायद मुझे लगता है इन्होंने ही मेरे माँ बाप को भी, ये माँ और भाई बहन वगैरह को किया है, कत्ल किया है। और इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ठीक है, आपका बोलना मैं समझ गया, ज्यादा बातें आपसे हम नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बोलिए कि मारपीट की क्या वजह रही वहाँ पे, वो क्यों आपके साथ ज्यादती करने को उतरा है? वो बोलने लगे हमने पैसे दिए हैं। किसको दिए पैसे? कुछ नहीं बोलते, कभी बोलते हैं बाप को दिए, पहले बोलते थे बाप को दिए, उसके बाद बोलने लगे जब माँ की डेथ हुई तब फिर बोलने लगे माँ को दिए हैं। तो हमने बोला आप दिखाओ रिकॉर्ड, अगर आपके पास पैसे ऐसे क्यों दिए थे, आप रिकॉर्ड दिखाओ, कोई भी रिकॉर्ड दिखाओ, आप हम देखेंगे। तहसीलदार के साहब के पास हमारा ही रिकॉर्ड चल रहा है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? तो ये बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमने पैसे दिए हैं। इसलिए मुझे भी खतरा है, इन्होंने मेरे को गले से पकड़ लिया और धक्का मुक्की बड़ा हुई, तो मुझे खतरा है ये कल को मेरे को भी कत्ल कर देंगे। मेरी मांग यही है कि उनको इंसाफ मिले, जिसने मेरे भाई बहनों का कत्ल किया, मेरे बेटे का कत्ल
और जो ये इधर हैं जिन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई की तो उनको अरेस्ट किया जाए जब तक ना इन्वेस्टिगेशन हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। मेरे को इंसाफ मिले, ये इन्होंने ही, मुझे लगता है यही कि इन्होंने ही कर दिया है। नाज़रीन, अभी तक आपने देखा कि कुछ लोगों के नाम भी लिए गए। नीचे हमने जब बात की शौकत साहब कोई है, उनका भी नाम लिया गया, उनसे भी हमने बात की, सामने बैठे हैं। उसके बाद इसाक जी हैं, उनसे बात हुई, उनसे भी बात नहीं हो पा रही, वो बाहर हैं। यूनुस जी यहाँ बैठे हुए हैं और आपका क्या नाम है? यासीन जी हैं। इनसे हमने बात करने की कोशिश की और ये यहाँ के एक जिम्मेदार हैं फरीद जी, इनको भी हमने बुलाया कि इस विषय में हम बात करेंगे, इनसे क्या हकीकत क्या है। शौकत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ 2019 में या 21 में, माफ़ी चाहूँगा भूल गया मैं, जो अभी तक जो ये ज़मीन का डिस्प्यूट एक चल रहा है, उनका ये कहना है कि 19 या 21 में कुछ एक ज़मीन का तनाज़ा जहाँ पे अभी वो लोग मदफून है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आपने उन पे एक हमला किया शौकत जी ने, और उनके कहने के मुताबिक पिस्टल टाइप कुछ था और उनकी आंखों में आपने कोई एक दवाई डाली। उस विषय पे आपका क्या कहना है? जी, वो हमला जो किया था हमने, एक्चुअली उस हमले का भी रीज़न यही था कि हम हर जगह जाके उनके साथ बात करना चाहते थे कि हम उनके साथ कोई रास्ता निकालेंगे, अगर उन्होंने खरीदी है, क्या हुआ है क्या नहीं, हम उस विषय पे बात करें। लेकिन वो किसी भी तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर हमने एक दिमाग में निकाला ये कि यार लड़की उसमें टेंट लगाया हमने, यही लड़की, हाँ, ताकि उस जगह पे वो आ जाएंगे और हमारे साथ बात करने का एक रास्ता निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने बात करने के बजाय हमने हमला कर दिया। हम 2 ही लोग थे, वो 7 या 8 लोग आ गए जिन्होंने हम पर हमला कर दिया और उन्होंने इस लड़की को गले से पकड़ा। इस लड़की के पास पेपर स्प्रे गन थी, ठीक है, जो लीगल है, और वो स्प्रे गन इसने मेरे पास रखी। मैंने उस गन से, पेपर स्प्रे गन से इस पे वो कर दी स्प्रे, और जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए और हम वहाँ से भागने में कामयाब हो गए और इस लड़की की जान भी बची और मेरी जान भी बची। तो उस बाकी हमारा उस पर कोई दिखे, उनसे हमने जब हमने सुना, उन्होंने भी कहा, हमने उनसे सवाल रखे कि आप आइए। मेरी वो रियल सिस्टर है, मैं उसका भाई हूँ, ज़रीफा बेगम, जिनसे भी हमने नहीं सकीना बेगम, ज़रीफा की मदर जो है, ज़रीफा का मैं मामा लगता हूँ, सकीना जी का रियल बराबर हूँ मैं। अभी मेरे वालिद साहब भी जिंदा है, दिखाइए इनको। मेरी मदर भी अभी जिंदा है, जो सकीना की मदर है वो भी जिंदा है। फादर साहब हैं या ये भी हयात हैं अभी। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इनको दिखाएं जरा। इनको दिखाएं। अगर खरीदने वालों ने जमीन खरीदनी थी, कम से कम उन्होंने हमें पूछना चाहिए था, क्योंकि वो अपाहिज हैं, वो सादा लोग थे, वो मजदूरी करते थे। उनको ये चीज पता था, वो अगर 35 लाख दिया, वो 35 लाख संभाल नहीं सकते थे। वो उन्होंने उनके पास तो दिया ही नहीं है। वो उसमें कोई तीसरा लोग इन्वॉल्व था, पता नहीं किसको उन्होंने पैसे दिए थे, दिया या नहीं दिया इसका हम कुछ ही नहीं बता सकते। तो मेरे फादर साहब को उनको पूछना चाहिए था, मेरी मदर को पूछना चाहिए था। हम 2 भाई हैं, हम 2 भाइयों में से किसी को पूछना चाहिए था कि हम ऐसे जमीन खरीद रहे हैं, क्या हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। एक मिनट, आपका ये कहना है कि आपके वालिद ने जमीन नहीं बेची? मेरे वालिद ने नहीं, वो तो मेरे जीजू थे जिसने जमीन बेची। ठीक जी, वो जमीन बेचना नहीं चाहता था। उसको उन्होंने, जब उन्होंने शो किया, हमने उनको बोला कि आप उसको यहाँ पे लाओ बरादरी में, वो बताए कि मैंने जमीन बेची है तो आप रख लो। उन्होंने कहा उस दिन वो काले बादल आएंगे, ओले, वो आएंगे जिस दिन वो इधर आएगा, यानी उसको क्लियर ये पता था वो नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि वो कब तक जिंदा रहेगा, जब तक वो जिंदा है तो तब तक रहेगी, उसके बाद तो जमीन हमारी है। वहां से हमें डाउट हो गया कि हो ना हो ये इस फैमिली को मार देंगे। और उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को भी एप्लीकेशन दी कि हमारी, इसी लड़की ने एप्लीकेशन दी कि हमारी फैमिली को खतरा है, लिहाजा इस जमीन का जो है खुलासा कर दीजिए, क्या हुआ है इसमें, उन्होंने खरीदी है नहीं खरीदी, इनको बोलिए रिकॉर्ड लाएंगे। तहसीलदार साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी। उसके बाद हमने बरादरी में भी दी यहाँ पे। उसके बाद हमने बरादरी में यहाँ पे एप्लीकेशन दी। ये दिसंबर की बात है कि बरादरी वालों को हमने बोला कि इनको बुलाओ यार, हाँ 2021 दिसंबर 2021 की बात है, इनको बुलाओ, हम इनसे, अगर इन्होंने पैसे लिए हैं, लड़की पैसा देने के लिए तैयार थी, इसलिए कि इसको पता था मेरा एक लड़का है, वही हम सब पूरी फैमिली का एक वारिस है। लेकिन ये सामने कोई भी नहीं आया, ना किसी बरादरी वाले ने हमसे बात की। शौकत जी, सुनने में ये आया कि जैसे 35 लाख का जिक्र चल रहा है, एक बात और, एक सवाल मेरा आपसे, 35 लाख का जिक्र चल रहा है कि 35 लाख में जमीन उन लोगों ने खरीदी है, ठीक है, ये वल्लाहु आलम है, ना मैं वहां था ना आप, तो कहते कि आप भी नहीं थे, बात खत्म है ना। और सवाल ये है कि
जो सुनने में आया कि ये जो जरीफा जी हैं, इनका ये कहना है कि अगर वो 35 लाख उनको दिया गया है, ये वो वापस करने के लिए तैयार है। अभी नहीं तैयार है, उस वक्त तैयार थी वो, जब वो उस वक्त तैयार थी एक शर्त पे। क्यों तैयार थी? क्योंकि इसका बेटा जिंदा था, इसको पता था हमारी जो आखिरी सहारा है वो मेरा बेटा है, जो पूरी हमारी फैमिली को संभाल सकेगी, इसको भी और इसकी मदर को भी, इसका जो अपाहिज भाई था उसको भी, लास्ट में वही हमारी परवरिश करेगा। मैं पैसा दूंगी और वो मैं जमीन खरीद के उस बेटे के लिए रखूंगी। जब वो जवान होगा, जब वो बालिग होगा, तो वो उस जमीन को संभालेगी। अगर उन्होंने दिया होगा, हम ये चीज उनको कहते हैं आप दिखाओ, अगर आपने दिया है, सकीना जी ने वो कहाँ खर्च किया है? अगर 35 लाख सकीना ने लिया, वो कहाँ डाला? वो किस अकाउंट में उसने रखा? वो उसने अगर नेट कैश लिया, वो उसने कहाँ रखा? अगर उसने खर्च कर दिया, कहाँ किया? अभी उनका मर्डर हो गया है, वहां पे देख के अंदर जाके देखे उनके घर में पैसा है कि नहीं है। आखिरकार अगर 35 लाख दिया गया उनको, वो कहाँ गया? वो बोलते हैं उन्होंने कि हमने उस गुलाम हुसैन को दिया। वो 5 साल का फालिज का मरीज था। क्या एक फालिज जिस इंसान को होगा वो 35 लाख संभाल सकता है? क्या उसका कोई पीछे था ही नहीं? हम मर गए थे, मैं उसका रियल भाई था। मुझे नहीं कह सकते थे वो कि यार हमने ऐसे करना है, हमने ये जमीन खरीदनी, इतना पैसा है, इसको कहीं बैंक में रखेंगे। किस बैंक में रखा है उन्होंने, किसको दिया है, वो तो बताएं ना, उसकी डिटेल बताएं वो सामने। हम इनकार थोड़ी करेंगे। अगर इस वक्त भी होता है बताएं कि हम वो डेड बॉडी वहां से निकाल के अपनी जमीन में यहाँ दफन करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम उनके साथ कोई जुल्म कर रहे हैं। उनको उससे उतनी कोई तकलीफ होगी, हम अपनी जमीन में भी उनको दफना सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक, अगर 2 साल से हम उनको प्रूफ मांग रहे हैं, दिखाओ यार अपना कोई सबूत दिखाओ, हम छोड़ देंगे इसमें। जब जरीफा जी वहाँ पर कब्र को खोदने के लिए गई थी, जी हाँ, सवाल है कि जब वो कब्र खोदने के लिए गई थी, वहाँ पे कौन लोग आए जिनने इनसे मैं ज्यादा बात नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पे जावेद इकबाल बेग आया, उसके बाद मोहम्मद इकबाल भट्ट आया, उसकी मदर आ गई, उसकी क्या कहते हैं वो मिसेज भी आ गई। कब्र खोदने के लिए औरत ही क्यों गई? अजीजुद्दीन भट्ट भी आ गया। खोदने के लिए औरत ही क्यों गई? ये तो कब्र खोदने के लिए इसलिए गई कि वो बाकी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कब्र खोदने नहीं देंगे आपको, ये जमीन हमारी है, उधर की तो मैं ये जमीन हमारी है। हमने बरादरी लिए इसको पूछे कि तू बोल कहाँ दफन करने है, इसने बोला यहाँ पे। उन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे कब्र खोदने नहीं दूंगी मैं। और इसने खुद ही इसको खुद ही वो उस वक्त जज्बात आ गई, इसने खुद ही वो कुदाली उठाई, इसने कहा मैं खुद ही खोदूंगी कब्र, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे दफन करूंगी। तो इसने उस मतलब उस जज्बे में आके इसने वो कहा कि मैं यहाँ पे इनको दफन करना चाहती हूँ। फरीद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको अक्सर हम देखते हैं, आप जिम्मेदार हैं यहाँ के, बातचीत आप करते हैं, कि डिस्प्यूट है क्या हकीकत, डिस्प्यूट में क्या हकीकत क्या है? पहले मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले पूरे मेहता इलाके में पूरे मरम्मत में मातम है कि 4-5 डेड बॉडी क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन बेचारों के साथ, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन जाने की क्या करना है। मगर एक दुख इतना है कि जब हमें तब तक कोई पता नहीं था, फोन आया था कि ऐसे ऐसे जम्मू में हुआ है, तो जब यहाँ पे डेड बॉडियाँ पहुँची तो यहाँ पे 2-3 लोग जो सामने आए जो कि कब्रें खोदने नहीं लगे थे, ठीक है, उनकी ज़मीन जो मर गए थे उनकी ज़मीन अब इधर की है, अपनी ज़मीन है। अभी वो 10 कनाल ज़मीन बची, वो किसी को ना उन्होंने बेची है ना कुछ। मगर ये जो 2-4 गुंडे हैं, जिसमें जावेद इकबाल बेग है, मोहम्मद इकबाल भट्ट है और इज़ुद्दीन भट्ट है, इनकी मिसेज है, इनका सारा जो सपोर्टर है वो डीडीसी मुश्ताक अहमद भट्ट है। इनका जो राबता था, ये यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। और एक ऐसे ही, मैं नहीं कहूँगा वो गैंग क्या गैंग थी, जो वो कश्मीरी था, जिन्होंने इस फैमिली को भी कैप्चर किया था, कैमरे लगाए थे, वो क्या वजह थी, क्यों लगाए थे, और इनका डायरेक्ट राबता उस कश्मीरी के साथ था। कौन सा, जो नूरुल हबीब था, नूरुल हबीब के साथ जावेद इकबाल का, मास्टर मोहम्मद हुसैन बेग साहब का और मोहम्मद इकबाल भट्ट का और इज़ुद्दीन भट्ट का, इनका राबता उनके साथ उसके साथ था। मेरी ये एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश है, जो इस इंक्वायरी टीम जो बनी है, जो भी उसका एसएसपी है, उससे भी गुजारिश है कि इनके मोबाइल चेक किए जाएं, इनकी कॉल डिटेलें चेक की जाएं, इनका पूरा ये एक्टिविटी चेक की जाए कि उसके साथ क्या राब्ता था इनका, क्या गैंग ये करना चाहते थे, कौन सा ये इस मरम्मत के लिए भी क्या सोच रहे थे, कहाँ क्या पंगा करना है। हमें डर है कि एक तरफ से 4-5 डेड बॉडियां लाके मातम था और दूसरी तरफ से ये गुंडागर्दी करने आए। इंसानियत कहाँ गई है? तो इनको वो शर्म भी नहीं आई। तो और दूसरी तरफ से ये बोलते हैं कि हमने जनाब अली
35 लाख दिया है। ये मैंने मीडिया में शाम को सुना, आज तक मैंने नहीं सुना है। बोल रहे हैं कि 35 लाख हमने दिया है। एक बात करना, हम भी दिहाड़ीदार हैं, हम भी मजदूरी करते हैं, दोनों खच्चर वाले हैं, ठीक है। जावेद इकबाल भी खच्चर वाला, मोहम्मद हुसैन भी खच्चरे चलाते हैं। इनके अकाउंट चेक किया जाए, इन्होंने वो 35 लाख अगर दिया है तो लाया कहां से है, ठीक है। स्टेटमेंट निकाले हैं बैंक से, वो किस अकाउंट से इन्होंने निकाले हैं, कहां से लाए हैं, किसको दिए हैं, किस ट्रांजैक्शन के जरिए दिए हैं, अगर नकदी दिए हैं किसको दिए हैं, और लाया कहां से है 35 लाख। आज एक मुलाजिम को अंदर 35 लाख नहीं होता और खच्चर वालों के पास कहां से 35 लाख आएगा। इनकी ये पूरी, मैं सिदरा पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन बंदों को अरेस्ट किया जाए ताकि इलाके में अमन शांति हो। और मुझे खतरा है एक जायज वारस जो जरीफा बेगम, दुख्तर गुलाम हुसैन की बेटी और सकीना बेगम की बेटी है, यही एक जायज वारस बची है। तो मुझे खतरा है कि इसको भी ना जाने कब इसकी भी डेड बॉडी जानवरों की तरह भेजी जाएगी। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, इंसानी नाते भी, ब्योता की आवाम की तरफ से भी, कि इसको कम से कम सिक्योरिटी दी जाए और ऐसे गुंडों को अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, सच का सच, पानी का पानी और दूध का दूध। फरीद जी, जब ये मातम का मसला हुआ, मैयतों को दफनाने नहीं दिया जा रहा था, जब आप लोग सबने मदद की इनकी, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस वक्त तहसीली इंतजामिया, जिली इंतजामिया या पुलिस का कोई शख्स यहाँ मौजूद था? दुख इतना ही है कि मैंने खुद डीसी डोडा विकास शर्मा मनहास जी को फोन किया, उसके बाद एसएसपी अब्दुल कयूम साहब को भी फोन किया, चौकी अफसर गोवा समुंदर शमशेर खान को भी फोन किया, तहसीलदार साहब को भी फोन किया। टस से मास कोई नहीं यहाँ पे आया। इतना हंगामा था, फिर जाके पूरा गांव एक तरफ हो गया और सब जवानों ने ये चाहा कि यार इनकी जमीन है तो इनको इसी जमीन में दफन, इंसानियत पे जवानों को जज्बा आया और सब ने कुदालियां पकड़ी और खुद खोदा कब्रिस्तान और उनको दफनाया। और डीडीसी ने इस जरीफा बेगम को धमकी भी ठोकी थी कि जब कुछ होगा इस जमीन पर तब हम बात करेंगे। होना क्या था, आज यही हमें देखना पड़ा कि यहाँ पे डेड बॉडी आई। एक और सवाल जहन में आया, अभी आपने कहा कि कैमरे का जो मसला है, देखिए फिलहाल हम इसको कत्ल कहें या सुसाइड कहें, फिलहाल अभी मेरी जो नज़र में एक बात है कि ठीक है हम कत्ल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मसाइल सामने आ रहे हैं और सोर्सेज भी कहते हैं कि ये मर्डर ही है, क्योंकि सुसाइड तो हो नहीं सकता है। सुसाइड इसलिए नहीं है क्योंकि जो वीडियो सामने आई हमारे पास, जब देखिए तरपाल रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है कोई शख्स पहले मरेगा नहीं, बाद में तरपाल डालेगा। ये एक कॉमन सेंस है, कोई शख्स मरेगा बाद में डालेगा तरपाल, ये एक सोचने वाली बात है कि कत्ल ही है ये। लेकिन एक सवाल है, जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी वहाँ पे लगे हैं, उस घर में लगे हैं, हमने भी देखे हैं, वीडियोस में देखे हैं, सीसीटीवी लगे हैं। क्या आपकी इंतजामिया से बात हुई कि वो सीसीटीवी फुटेज निकाली उन्होंने? अभी मेरे शाम को जो हमारे स्टेट लाइन के बड़े अच्छे मीडिया वाले हैं जुनेद हाशिम साहब जी, उनकी न्यूज़ जब सुनी मैंने, उन्होंने कहा कि 9 तक इनमें जो 9 तक रिकॉर्ड था वो पूरा डिलीट हो गया है, 9 के बाद इसमें कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, जो कि उन्होंने बोला कि उस सोर्सों के तहत हमें इनकारी मिली। अगर नहीं 9 तक डिलीट कर दी, 9 के बाद क्यों नहीं हुई? ये पूरी प्लानिंग है, इसमें कौन कौन मास्टरमाइंड है, ये पूरी गैंग से इनको मारा गया है, इनको मर्डर किया गया है। इसलिए मैं इन 2-4 बंदों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इनके मोबाइल चेक किए जाए, इनमें कुछ ना कुछ सबूत निकलेगा, ताकि इनका राब्ता उस कश्मीरी के साथ था, जो कश्मीरी नूरुल हबीब भट्ट था, उसके साथ इन 2-3 बंदों का राब्ता था। ये ऐसे भी इलाके में 1-2 को बोल रहे थे कि हमारा राब्ता कश्मीरी के साथ है, आप जाओ। तो हमें इसलिए डर है, खौफ है, हम रात को नहीं चल सकते हैं। इन्होंने ऐसी गुंडागर्दी मचाई है जो कि एक तरफ से मातम हो, डेड बॉडियां हों, वहां पे तो आदमी अगर कितना भी जालिम हो तो उसको भी एहसास आ जाता है, अपना एहसास आ जाता है कि मरना है सबने इसी, चाहे वो हिंदू मजहब से हो, उसने भी इसी मिट्टी में जाना है, चाहे मुसलमान हो, जला के जाओ या दफन करके इसी मिट्टी में, ये हमारी मिट्टी माँ है हमारी। मगर इन्होंने उस वक्त भी यहाँ आके, तो हमें शक हो गया है पूरा कि इनका राब्ता था उनके साथ, इनकी पूरी इनकारी की जाए। अगर पुलिस नहीं करती है, मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करता हूँ कि इस फाइल को, इस इनकारी को सीबीआई के पास दिया जाए, ताकि सच सामने आ जाए और जरीफा बेगम को, इन बेचारे जिनकी बेटी गई, अब्दुल करीम साहब ये माँ है, उस सकीना बेगम की ये भाई हैं, ताकि इस कुंबे को, इस खानदान को इंसाफ मिले। बस। नाम बोलिए अपना। मेरा नाम जावेद इकबाल, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं यहाँ का PRI हूँ। थोड़ी सी आप चंद मिनटों में इसको वजाहत करें कि क्या हकीकत है। देखिए, हकीकत तो पुलिस ही निकालेगी
क्योंकि बड़ी सारी जिम्मेदारियां सुनने में आया कोई एसपी है उसको दी गई है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती है कि अगर इन लोगों का झगड़ा 2 या 3 साल से इस ज़मीन पे चला आ रहा था और यहाँ से इनके जो सकीना बेगम है, इनके भाई, इनका बाप, इनका कोई भी अपना खास रिश्तेदार अगर यहाँ से उस सकीना बेगम के साथ मिलने की कोशिश करता था, लेकिन वो खाली बेचारा गेट तक पहुँचता था। कहाँ? उसके गेट तक पहुँचता था, उसको गेट के अंदर जाने की एंट्री नहीं। ये एंट्री क्यों नहीं थी और कौन बना? ये इसलिए एंट्री नहीं थी कि एक कश्मीरी, एक शायद एक गैंगस्टर था जो सुनने में आया है, एक बहुत बड़ा आदमी था। और ये जो यहाँ के जो ये दावा करते हैं कि हमने जमीन ली है, इनका राबता उसके साथ था, कश्मीरी के साथ, जो ये कुछ नाम है उसका नूरुल हबीब, उसके साथ इनका राबता था। खाली ये जावेद और मोहम्मद इकबाल उसके साथ राबते में थे, इनको ही अलाउड अंदर जाने का था। एक बार ये इसका सकीना का भाई शौकत अली वहाँ पे गया था और जब मातम एक उसका मोहम्मद हुसैन की गुलाम हुसैन उसका मातम हुआ था और ये मातम बनाने का एक लड़की ने अंदर खिड़की से इनको बोला था कि हमें अपने हाल पे छोड़ो, हम पहले ही परेशान हैं। जो इनके कहने के मुताबिक हम कह रहे हैं कि हमें अपने हाल पे छोड़ो। शायद इन लोगों ने ही कश्मीरी से इस पूरे परिवार को टार्चर कराया, जो हमारी सोच है, जो हमारा शक है, टार्चर करवाया है और ये सारी जमीन हड़पने के लिए। और दूसरी बात ये है कि सारी दुनिया कहती है जी खुदकशी है, खुदकशी 6 आदमी एट ए टाइम, सारों की सोच। ये मैंने पहले ही कहा कि अगर वो खुदकुशी होती तो कोई शख्स मरने के बाद अपने ऊपर तरपाल नहीं रख सकता। ये कॉमन सेंस है ना, ये खुदकशी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये भी सुनने में आता है कि काफी सारे लोग कहते हैं कि ये अगर किया कश्मीरी ने किया। आप मुझे एक बात बोलो, 6 आदमी या 5-4 आदमी एक साइड से मर रहे हैं, एक आदमी उनको मार रहा है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी 5 आदमी को मार सकता है? एक को अगर मारना शुरू करे तो दूसरा भाग जाएगा, तीसरा शोर उठाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। जो जहां तक हमारा अंदाजा है, सोच है, ये गैंग है, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। ये किस किस के साथ मिले हुए हैं और यहाँ के लोग शायद इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि अडरी 2 या 3 आदमियों को था। क्योंकि इसके बाद पहले भी यहाँ कई बार पंचायतें हुई इस मामले में, ज़मीन के मामले में, जो तहसीलदार को भी पता है, पुलिस को भी पता है, कई सारी एप्लीकेशनें भी इनके खिलाफ लगी, स्टे तक लगा हुआ है। और ये चोरी से रिकॉर्ड अंदर से किन लोगों के साथ मिलके वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। कौन? ये मोहम्मद इकबाल और जावेद इकबाल। उसके बाद ये मनगढ़ंत कहानी जो है इस वक्त चल रही है। हमें तो पूरा डाउट है कि ये यहाँ से उठ के उनके साथ गैंग मिली हुई है। ये तो साफ हमारी सोच में ऐसा आता है, क्योंकि एक आदमी मर्डर 5 का नहीं कर सकता है। तो जब तक उसके साथ, या उसको जरूरत ही नहीं थी, 15-18 साल जब उनको एक जगह पे हुए थे, उनके रिलेशन आपस में ठीक थे, वो क्यों उनका मर्डर करता? क्या गैंग इन्होंने तैयार किया? और दूसरी बात ये कि 2 गरीब लोग हैं जो खच्चरें चलाते हैं, अपनी दिहाड़ी कमाते हैं, उनके पास एट ए टाइम 35 या 38 लाख रुपए कहाँ से आए? कौन लोग उनके साथ मिले हुए हैं? कहाँ से लाया उन्होंने पैसा? और जब तक ये सारा परिवार जिंदा था, हमने कितनी बार पंचायत करने के बाद इनको बोला है कि उनमें से कुछ आदमी को, जिम्मेदार लोगों को यहाँ लाइए और ये सारा मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो अपने मुंह से बोलेंगे हमने जमीन बेची है, लेकिन जब तक वो जिंदा थे ये टस से मस नहीं। ना कोई रिकॉर्ड दिखाया इन्होंने, ना कोई रसीद पैसों की दिखाई इन्होंने, ना कोई सबूत दिखाया। और आज सुनने में आया 1-2 दिन हुए उनके मरने के बाद, ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ एविडेंस हैं। वो कैसे एविडेंस मरने के बाद निकले, पहले क्यों नहीं निकले, ये तहसीलदार साहब भी जानते हैं। वो जवाब दे इस चीज का तहसीलदार साहब के अभी तक अगर उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, पैसों का प्रूफ नहीं दिया, लेन देन का प्रूफ नहीं दिया, और वो कौन सा बैंक है जो इनकी ट्रांजैक्शन करती है 35 या 38 लाख की एट ए टाइम इनको पैसा देता और वो एक ही दिन में उनको पहुंचा कर देते? वो भी उनको नहीं, वो इनके सुनने में आया कि कश्मीरी के पास देते हैं। वो जो कश्मीरी यही बोलते हैं। तो वो जमीन कश्मीरी की नहीं थी, वो गुलाम हुसैन की थी, सकीना बेगम की थी, जो इधर जरीफा बेगम है ये इसकी जमीन थी। ये इकलौती एक मालिक बची है, उस परिवार में से एक मालिक बची। और दिन दिहाड़े इस बेचारी को ये लोग बोलते हैं, गला घोंटते हैं और बोलते हैं ये तेरे बाप की जागीर नहीं। अगर इसके बाप की जागीर नहीं है तो उनके बाप की जागीर कहाँ से बनी, कहाँ से आई? वो यहीं से हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सोच में जाता है कि इतना दम है उन लोगों में कि वो दिन दिहाड़े इतनी लोगों के सामने इसको इतना कुछ बोलते हैं कि तेरे बाप की जागीर ये नहीं है, और हमारे सामने इसको धक्के गले से पकड़ा, इतना कुछ किया, और 200-300 या 500 लोगों के सामने उन्होंने सीधा साफ बोल दिया जब ये कमरे नहीं बने। जब ये मसला हुआ, इनके साथ जब ज्यादती की गई,
क्या पुलिस को इन्फॉर्म इस बारे में कर दिया? पुलिस को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दी थी, एप्लीकेशन दी, बिल्कुल पर्चा कटवाया, कोई स्टे तक लगा है इस जमीन के ऊपर। जब इन्होंने ये लेन देन का अभी हमने सुना नहीं था, लेकिन उससे पहले का इन लोगों ने स्टे लगा दिया है जमीन के ऊपर कि हमारी जमीन बिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले से बोलते थे कि एक कश्मीरी ने और उसके साथ कौन कौन मिले हैं, उन्होंने इस परिवार के को अंडर प्रेशर करके अपने अंदर रखा, जहां तक कैमरे तक उसके घर में एक बर्तन धोने वाली औरत, एक किसी के कपड़ों को प्रेस करने वाली औरत, उसको क्या जरूरत है वहां कैमरा लगाने की, सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत है? वो एक गैंग थी उनके ऊपर कि ये अपने रिश्तेदारों के साथ ना मिलें, ये उनके साथ कोई सोच विचार मत करे जमीन के बारे में। इसलिए कश्मीरी ने पूरा टारगेट उनके ऊपर बना के रखा था, कैमरे लगाए थे कि ये ना उसका भाई वहां जा सके, ना उसकी कोई लड़की ये वाली जा सके, ना कोई रिश्तेदार जा सके। इसीलिए ये सारा, मुझे लगता है कि यहाँ से इस गैंग ने कश्मीरी को ये सारा काम सौंपा हुआ था, और लास्ट में ये कैसे मर्डर हुआ, ये तो मर्डर है, हम तो कहते हैं इसको मर्डर है, क्योंकि बड़ी प्लानिंग से लिफाफे ऊपर डाल के या कागज डाल के या कवर लगा के डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, वो कहाँ इतनी कोशिश करते, एक जान भी गवाते और खुद सो जाते, खुद मर जाते और अपने ऊपर कंबल कैसे ओढ़ के रखते। ये सोचने वाली बात है, ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। वाकई ये एक सवाल सामने आता है नाजरीन कि मैं पहले भी बता चुका, अभी इनने जब ये दोबारा बात की तो दोबारा ये बात जहन में आ रही है कि आखिर ये इसको हम सुसाइड लेकर चलें या मर्डर। फिलहाल मैं पूरी चिनाब टाइम टीम की तरफ से, जिली इंतजामिया हमारे हैं, SSP साहब हैं, उसके बाद LG मनोज सिन्हा साहब हैं, उनसे अपील करते हैं कि इस मसले को गहराई से देखें कि आखिर कसूर किसका है। पहली बात, जो ये कत्ल या सुसाइड हुआ है, ये कैसे हुआ, ये जो जराइम हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और ये जुर्म जिसने अंजाम दिया है इसका मास्टरमाइंड कौन है, उनको सामने लाया जाए। सर, आपसे अभी तक बातें की, आपसे भी हमने बातें की। हाँ जी, बोलिए। जब मेरे जीजू यानी गुलाम हुसैन बेग की डेथ हुई, हम वहाँ पे गए, जब हमने वहाँ पे मेरे साथ ये लड़की भी थी और मैं भी था, ये यूनिस जी भी थे, इसका सका मामा था। वहाँ पे जब हम गए उनके साथ मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हम पहले ही परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो। उसके बाद हम पुलिस के पास गए, जम्मू पुलिस, सिद्रा पुलिस के पास। उनको हमने कहा कि यार ये किसी मुसीबत में है, आप हमारे साथ दो चार लोग चलो यार, हम इस घर में जाएंगे, आखिरकार इन लोगों को परेशानी है तो है क्या, ये किसी परेशानी में जिसकी वजह से इन्होंने अंदर नहीं हमें आने दिया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया। ये कब की बात है, कौन से साल की बात? ये फरवरी, हाँ ये 1 मार्च की बात है सर, 2022। हाँ 2022 की बात है, 1 2022 की, कि उन्होंने इनकार कर दिया, हम आपके साथ नहीं आएंगे, आपको अपने रिश्तेदारों का मामला है, वो नहीं मिलना चाहते हैं आपके साथ, हम क्यों आएंगे। अगर उन्होंने उस वक्त हमारे साथ 1 या 2 पुलिस वाले भेजे होते, हम उस घर में गए होते, हमने सिस्टम देखा होता कि आखिरकार हो क्या रहा है, तो शायद वो ये हादसा नहीं हुआ होता। उसके बाद इस वक्त भी हमें डाउट हो रहा है कि सिद्रा की पुलिस जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि 11:30 बजे वो इस लड़की को उठाते हैं और इसको चौकी में बंद कर देते हैं। किस लड़की को? जरीफा बेगम। उस मार्च की बात है? नहीं, ये परसों की बात, 16 की बात। ये परसों की बात है कि 11:30 बजे उन्होंने इस लड़की को उठाया और इसके हस्बैंड को, इसको चौकी में पहुंचा दिया। उसके बाद 12:30 या 1 बजे वो वहाँ से डेड बॉडी को निकालते हैं। तब तक इनको कोई मालूम नहीं था कि अंदर डेड बॉडीज हैं या क्या? इनको मालूम था, लेकिन इनको बंद किया। इन्होंने ही अगर जुर्म किया था, इनको अपने साथ ले जाना था। ये वहाँ पे आइडेंटिफाई करते कौन क्या है, या ये वहाँ पे देखते कुछ चीजें की शायद क्या हुआ है, इसको बंद कर दिया। हमें यहाँ से डाउट होता है, हो सकता है उन्होंने वहाँ से कुछ एविडेंस हटा दिए, हो सकता है वो मिलाउस है उसमें, इसको साथ क्यों नहीं लिया उन्होंने। यहाँ से हमारे दिमाग में और एक बात आ रही है कि वो शायद वो पुलिस मिली हो। उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए जब लिया, इसको तब भी नजर बंद रखा। फिर इसने कहीं रोया कि मुझे अपने बेटे या अपनी माँ का भी मुंह नहीं दिखाया जा रहा है, इसको साथ लिया गया। जुल्म हुआ इसके साथ, जुल्म हुआ। फिर जब हम 1 या 2 बजे वहाँ पे पहुंचे, तब तक उन्होंने मतलब वहाँ पे इसके जो जीजू थे उनका भी वो चचेरा भाई था, तो उन्होंने वो लाशें वगैरह लाई थी, वो खुद ही गए, उन्होंने और किसी को साथ नहीं लिया, खुद लाशें वहाँ से निकाली, खुद सब कुछ उन्होंने किया वहाँ से। लेकिन इस लड़की को उस घर में साथ उन्होंने नहीं लिया। ये खुद देखती वहाँ पे अपनी आंखों से आखिरकार क्या हुआ है या क्या बात है, लेकिन पुलिस ने इसको साथ में इसको अंदर रखा।
फिर मोहम्मद शफीक बेग जो इसका चचेरा भाई है, उसने कहा कि मैंने उनको बोला जरीफा बेगम का है, उन्होंने वो बोला कि वो यहाँ पे नहीं है, वो घर में है। मैं वहाँ पे गया, घर में पता किया, घर में भी नहीं है। फिर दोबारा चौकी में आया, फिर उन्होंने बोला नहीं, हमने दूसरी जगह उसको पूछताछ के लिए भेजा है। तो उसके बाद कहने लगे कि फिर वहीं पे वो निकली। फिर वहाँ से हमें शक होता है कि इसमें जो है सिद्रा की पुलिस भी मिला उसे। हम एलजी साहब के पास ये गुजारिश करते हैं, इस केस को सीबीआई के पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि इसमें जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। हमें डाउट है, पहले भी जब गुलाम सेठ की डेथ हुई थी उस दिन भी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, और इस वक्त भी इतना 6 लाशें वहाँ पे थी। इसका बेटा वहाँ पे था, इसकी मदर थी, इसकी 2 सिस्टरें थी, इसकी एक अपाहिज भाई था, लेकिन इस लड़की को उस घर में नहीं जाने दिया। इसको उन्होंने चौकी में बंद करके रखा, और पुलिस वहाँ पे खुद गई, उन्होंने खुद डेड बॉडियां उठाई। अब ये क्या हमें पता है वहाँ से उठाई कहाँ से उठाई, हम तो ये कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हमें क्या पता है, लड़की साथ होती तो ये बताती, हमें पता नहीं उन्होंने वहाँ से उठाई है, कहाँ से लाई है, ये तो उनको पता होगा, या वहाँ के हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। चलिए, यहाँ से हमें एक और डाउट। तीसरी बात, जब उन्होंने मुझे 2:30 बजे फोन किया तो उसने पुलिस वाले चौकी से आया मुझे कि ऐसे ऐसे हो गया, आप यहाँ पे आना चाहते हो? हमने कहा हाँ हम आएंगे, लेकिन मुझे ये मैंने कहा, कहने लगे यहाँ पे ताला लगा हुआ था जी दोनों घरों में, और 2 घरों में लाशें निकली, बाहर से ताले लगे थे। तो मैंने फोन करी, मैंने कहा हम ठीक आएंगे, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आ गया जब बाहर से ताले लगे हैं तो इनको रात को कैसे पता लगा भाई यहाँ पे डेड बॉडियां हैं। मैंने दोबारा यहाँ से कॉल की चौकी के लिए, मैंने कहा यार आप मुझे बताओ आपको कैसे पता लगा, अगर बाहर से ताले लगे हैं आपको किसने बोला अंदर डेड बॉडियां हैं? तो उन्होंने कहा हमें श्रीनगर से फोन आया है कि 3-4 दिन हो गए जी, हमें यहाँ पे जो है भाई के साथ, वो कश्मीरी जो है उसकी बहन ने फोन किया कि मुझे भाई के साथ बात नहीं हो रही है 3 दिन से, मुझे लगता है उसने सुसाइड की हुई है, आप वहाँ पे जाइए। उस बहन को क्या पता था कि उसने सुसाइड की है या सुसाइड करना चाहता था? इसमें तो वहाँ से और तीसरी बात आ गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, वहाँ से भी डाउट होता है कि कश्मीर का भी इसमें कुछ लीक है। अच्छा, पुलिस ने जो लड़की को बंद किया, नंबर 2 वो आता है कि पुलिस भी इसमें मिला उसे। तीसरी बात पे हमें यहाँ पे जो इन लोगों ने यहाँ पे फसाद किया वो लाशें लाने के लिए, लगता है ये भी उसमें मिला उसे। ये पुलिस इसमें हम ये गुजारिश करते हैं कि इसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे ये बहुत बड़ी गैंग है, बहुत बड़ा प्लान है, सोची समझी बड़ी प्लानिंग के साथ ये मर्डर जो हुए हैं, लिहाजा इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, हमारी यही गुजारिश। देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई, नाज़रीन आपने सुना और देखा, दोनों अतराफ की बातें आपने सुनी, और हमारा आज तक यही मकसद रहा है, हमारा जो काम करने का मकसद है, हमारा काम करने का मकसद यही रहता है कि दो तरफा बात सुनी जाए, सच्चाई को सामने लाया जाए। इस वक्त हम इनके लवाहिकीन से मिले जहाँ पे अमवात हुई हैं। चलो, ये जगह का नाम क्या? बिहोता। हाँ, बिहोता में इस वक्त हम बैठे हैं, यहाँ पे उनके घर में हैं हमें, जहाँ पे ये मातमदारी हुई है। तो सोगवार खानदान से इनके साथ हम इनके दुख में शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन जो बातें नाज़रीन आपने सुनी और देखी, कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ बात मिस हो रही है, जो हम अपनी बात करें या इंतज़ामिया तक नहीं पहुंच रही है। इनकी बातों से जो लगता है ये मर्डर केस है, और हमने भी देखा है, आप सब ने देखा। और एक बार फिर मैं यही बात करूंगा कि मौत ऐसे वाक़ा नहीं होती है, सुसाइड ऐसे नहीं होता है। कोई शख्स पहले जहर खाएगा, वो मरेगा, फिर अपने ऊपर तरपाल, लिफाफा या कंबल रखेगा, ये एक नामुमकिन सी बात है। अब जी चाचा जी, आप बताइए, 2 मिनट में आपसे बात करूंगा। बेअदबी, नाराजगी माफ, गुस्ताखी माफ, आप बुजुर्ग हैं, आप डोगरी में बात करें, कोई बात नहीं, हम बेटा है। आप मुझे ये बताइए, जो ये मौत वाक़ा हुई, ये कौन लगती थी आपकी? सकीना बेगम। सकीना बेगम हमारी लड़की थी, हमारी लड़की है सकीना हमारी लड़की थी, उसकी हमारा बच्चा है, वो बच्चा है। मरना तो है, मगर ये मरना नहीं है, ये जुल्म है। पूर्णमा खत्म हो गया, ये पूर्णमा खत्म हो गया, आसी भी खत्म हो गए, अच्छा भी खतरा है, आसी भी मर जाएंगे, आसी भी उनके पीछे मर जाएंगे, वो मर गए, आसी भी तैयार है। मिलना नहीं देते थे उससे, वो किस तरह मिलेगी, वो किस तरह फोन करेगी बाप को, जमा को, भाई को? क्या इतना जुल्म है? उतना जुल्म था उस पर, उतना जुल्म था उस पर। हर किसी को लकड़ियाँ, लड़की है, माँ है, बहन है, पूछना किसने? ये तो बिल्कुल। चाचा, अभी आपने कहा
ये माता जी हैं, हमारी माँ हैं, इन्होंने ये बात कही कि उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, फोन आपको करने नहीं दिया जाता था। कौन लोग थे ये जो उनको प्रेशराइज करते थे? पाबंदी थी। कौन थे वो लोग? उसको पाबंदी थी। कौन थे वो लोग? वो लोग थे, वो कश्मीरी था। कश्मीरी? हाँ, कश्मीरी था। जिन्हें वो जमीन लेती, जिन्हें वो जमीन पर कब्जा किया, वो लोग थे। नूरुल हबीब, जावेद इकबाल, उन्हें कब्जा किया जमीन पर। इस विषय पे ही बात करते हैं। यहाँ के ही लोकल हैं यासीन जी, जिनका जिक्र भी नीचे हुआ था, उनके साथ हमने जब बात की। यासीन जी बताइए, थोड़े से ब्रीफ कीजिए, आप क्या हकीकत क्या है, ये कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? हकीकत देखो, जब ये हमने सुना कि जम्मू में मसलन मौत होगी, क्या मसलन किसने कत्ल किया, क्या हुआ क्या नहीं, जब हम वहाँ पे गए, वहाँ से डेड बॉडी लाई, जैसे कि ये जरीफा बेगम हमारे मामे की लड़की है, ये साथ में थी, वहाँ से डेड बॉडी लाई। तो और यहाँ पे जब हमने कब्रिस्तान वहाँ पे दफन करने के लिए कब्रें खोदने लगे, तो वहाँ पे जो 2-3 बंदे, वो उनकी औरतें और जावेद इकबाल बेग और वो मोहम्मद इकबाल भट्ट, वो आए वहाँ पे और उनने मना कर दिया, बोल लगे नहीं। हमें उस टाइम पता चलता है, बोलते हैं कि हमने जी ये कीमतन जमीन ली है, लेकिन अभी तक हमारा मम्मी का जो मम्मी और हमारी मम्मी हफीजा बेगम और गुलाम हुसैन बेग जो थे, ये दो ही भाई थे और वो हमने सुना कि कहीं वो जमीन बेच रहे हैं, थोड़ी जैसी जमीन जो बची थी 8-10 कनाल, तो हमने उस पे हमारी मम्मी ने स्टे कर दिया कि नहीं बेचनी नहीं, इसमें मेरा हिस्सा भी है, रिकॉर्ड में उसका भी चल रहा था। तो उस पे गुलाम हुसैन बेग साहब उस दिन जिंदा थे, तो जब हमारा चल रहा था तो ये बीच में आगे 21/7/2020 में मम्मी ने स्टे कर दिया, हफीजा बेगम ने। तो उसके बाद दूसरे साल ये मुश्ताक साहब यहाँ पे आए पंचायत घर में, उसको स्टे कॉपी दी कि सब लोगों को बोल दो इस जमीन में नहीं जाना चाहिए, तो उसने सबको मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद वही डीडीसी मुश्ताक भट्ट के भाई उस जमीन में मुदाखलत करने लगे, और जब उसको हमने बोला कि ये क्या, बोलने के नहीं जी, इन्होंने पैसे दिए। जब उस जमीन का स्टे लगा था तो 2 आदमियों का झगड़ा चल रहा था, मामे का और भाई बहन का झगड़ा चल रहा था, उस पार्टीशन छूट वो केस हुआ था, तो उन्होंने मसलन वो पैसे क्यों ठोके, नहीं ना ठोकने चाहिए थे। तो देखो मामा हमारा था, हमारे उसके साथ मसलन कुछ सालों से कांटेक्ट जो है नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से उनसे मिलने नहीं दिया हमको। क्या मिलने नहीं दिया? मतलब लगता है कि ये लोग जो कश्मीरी था उसके साथ कोई इनको राब्ता था, जबकि जमीन लेने गए ये तो इनका कोई रिश्तेदारी नहीं थी उनके साथ, और कुछ नहीं था इनका उनके साथ। कैसे मसलन वो बोलते हैं कि हमने जी जमीन ली है, लेकिन ना कोई रिश्तेदार थे ना कुछ थे, इनका राब्ता उनके साथ था। तो हमें लगता है कि इनको कुछ पता होगा, इनसे पूछताछ की जानी चाहिए। चलिए नाज़रीन, अभी तक आपने सारी बातें सुनी, ये सारे इनके वारिस हैं, रिश्तेदार हैं, बातें आपके सबके सामने आ चुकी हैं। हमारा मकसद हर वक्त यही रहा है कि हम सच्चाई को सामने लाएं, प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, दोनों अतराफ की बातें सुने, और हमने सुनी, आज भी हमने वही किया है। अब हमारी भी मनोज सिन्हा साहब से ये अपील रहेगी कि मनोज सिन्हा साहब इस मसले को गहराई से देखिए, ये एक घर का मसला नहीं, इलाका मरम्मत का मसला है। अगर ये सारे हिंदुस्तान का मसला है। अगर ये औरत यहाँ से उठ के जम्मू बैठी थी, कत्ल या सुसाइड, ये आपका काम है इसको निकालना कि ये कत्ल हुआ है, सुसाइड हुआ है। अगर कत्ल हुआ है, किसने किया, उनको कौफे किरदार तक पहुंचाइए। अगर वो नहीं तो अगर सुसाइड किया है, सुसाइड किसके बेस पर किया है? आखिर इंसान जब अपने आप को मारता है, जाहिर सी बात है कोई परेशानी उसे खाती है, कुछ न कुछ वजह होती है, जिसकी बिना पर लोग ऐसे कदम उठाते हैं। ये बुजुर्ग चाचा यहाँ बैठे हैं, मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं इनके सामने कैसे बैठूं और क्या बात करूं। ये वारिस हैं इनके सारे, आप देख सकते हैं, इनसे हमने बातें की और सारी बातें सुनी। आखिर में मैं यही अपील जिला इंतजामिया एसपी डोडा और मनोज सिन्हा साहब से करूंगा कि इस मसले को संगीनी से देखें, इसका इंसाफ कीजिए कि आखिर किस हद तक ये जुल्म है कि एक घर के, मैं 6 अफराद को लेकर चलता हूं या 5 हूं, किसी की भी मौत हुई है, एक घर में एक मौत होती है, पूरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं होता है, और इन लोगों के तो शायद 5 अफराद एक घर के गए हैं। 5 अफराद एक घर के, उनकी मौत हो चुकी है। वो कैसे हुई वल्लाहु आलम है। आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस गहराई तक हम नहीं जा सकते। आप मजीद हमारे साथ जुड़े रहिए।
अपने मेज़बान नईमुल हक वानी को, कैमरामैन आरिफ कयूम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा